हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स में प्रश्न वाले 4.1 पढ़ा रहे थे। इसके दो वीडियो में 1 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों को बता दिया था पूरा। आगे के क्वेश्चंस को आइए देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक घोड़ा 11 नंबर सवाल है। एक घोड़ा रस्सी द्वारा खूंटे से बंधा है और जब घोड़ा रस्सी को कसी हुई रखते हुए वृत्त पथ पर 88 मीटर घूमता है, तब केंद्र पर 72 अंश का कोण बनता है। रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 लीजिए। तो बात समझेंगे कि जैसे कि एक खूंटा यहाँ पे गड़ा है, यहाँ पे पूरा चक्कर लगा सकता है घोड़ा, लेकिन वो कितना जाता है 88 मीटर। 88 मीटर जाता है तो 72 अंश का कोण हमको बनता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। 72 अंश का कोण दिखाई देता है। और हमको लास्ट में रस्सी की लंबाई पूछना है, यानी कि यही रस्सी की लंबाई होगी जो कि त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पे जो चाप की लंबाई है वो आपको मिल गई है L बराबर 88 मीटर। जो कोण आपको दिया गया है थीटा बराबर हम कह सकते हैं 72 अंश। और जो आपको ज्ञात करना है रस्सी की लंबाई वो आपकी R बराबर हो जाएगी क्वेश्चन मार्क। इतने सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा, ये जो बना है ये चाप की लंबाई का एक फॉर्मूला होता है। देखिए, चाप की लंबाई इसके बराबर होता है थीटा बटे 360 और 2 पाई R, यही फार्मूला होता है। इसी से इस प्रश्न को हल किया जाता है। चाप की लंबाई जो 88 है रख देते हैं और थीटा की जगह पे 72 रख देते हैं, बटे 360 है। इनके साथ अंश लगाना ना भूलें, 2 रखें। पाई का मान इन्होंने दिया है, इस प्रश्न में दिया है 22/7 और यहाँ पे हम 22/7 ही रखेंगे। और R का मान हमसे पूछा ही जा रहा है, समझ लीजिए कि निकालना है। तो पहले बात तो 36 दहम्मा और 36 दुनैया, ठीक है, ये तो बढ़िया है। अच्छा, 2 से कट रहा है, काट देते हैं। 2 पंचे 10। अभी R की वैल्यू निकालनी है। कुछ कर नहीं रहा है तो एक काम करते हैं कि 88 जो ऐसा है इसे रहने देते हैं। ये 5 और 7 जो नीचे हैं वो ऊपर चले जाएंगे और जो 22 और 2 हैं वो नीचे आ जाएंगे। परफेक्ट, ऐसे ही R की वैल्यू मिलेगी। 22 चौके 88 हम कह सकते हैं। 2 से काट दिया, 2 मिल गया। 5 दूनी 10, दहम्मा 70। तो 5 दूनी 10, 10 दहम्मा 10 हो गया, 10 सत्ते 70 हो गया। 70 बराबर R दिखाई दे रहा है। तो रस्सी की लंबाई R बराबर क्या हो जाएगी 70 मीटर हम कह सकते हैं। तो ये तो हो गया क्वेश्चन। आसान सा था और कुछ बड़ी मेहनत करनी भी नहीं थी, बड़े आराम से हो गया। अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको समझने पे मजबूर करने वाला है और आपको उस पर काफ़ी समय देना होगा। कह रहे हैं वृत्ताकार माप में, सवाल नंबर 12 कह रहे हैं वृत्ताकार माप में 4:30 बजे घंटे की सुई और तथा मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। तो आपका समय कितना दिया गया है, वो दिया गया है 4:30 बजे, यानी 4:30 हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में अगर हम घड़ी को देखेंगे, अगर ये घड़ी है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। तो समय सब बन चुका है भैया। 12:30 बजाने के लिए मिनट की सुई को 6 पे होना चाहिए और घंटे वाली सुई 4 से थोड़ा सा आगे आ चुकी होगी। ध्यान देंगे कितना आगे आ चुकी है, थोड़ा सा। और वो भी कितना, देखो भैया
1 घंटे में घंटे वाली सुई यहाँ से यहाँ तक जाती है, तो आधे घंटे में उसकी आधी दूर तक तो आ ही गई होगी, आधी दूर तक आ गई होगी। ठीक, तो टोटल यहाँ पे होते हैं 5 खानों की दूरी, यानी 5 मिनट की दूरी होती है। और तो हम कह सकते हैं 5/2 यानी कि 2.5 मिनट की दूरी है। इधर 5 इधर 2.5, तो 5 और 2.5 मिलकर के होते हैं 7.5, तो 7.5 मिनट की दूरी पर ये लोग हैं। ओके, समझ में आ रही बात? समझना ही पड़ेगा भैया। यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट की दूरी हो गई और ये टोटल होता है 5 मिनट का, लेकिन चूँकि आधे घंटे बीत चुके हैं तो 4 से थोड़ा सा आगे यानी आधा आगे आ चुका होगा और कहाँ बीचों बीच पहुँचा होगा, तो 5 का आधा यहाँ पे और 2.5 मिल जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कितने मिनट का अंतर हो जाएगा? इस समय घड़ी के मिनट व घंटे की सुई में, घंटे की सुई में अंतर या फिर दूरी भी कहा जाता है, तो ये है 5 + 2.5 टोटल 7.5 मिनट की। ओके, अब देखिए यहाँ पे टोटल 360 अंश होते हैं और 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट बराबर होता है 360 अंश। ऐसे में 1 मिनट बराबर होता है 360/60 अंश। 1 मिनट बराबर कितना दिखाई दे रहा है? 6 अंश। ऐसे में 7.5 मिनट, ठीक है, 7.5 मिनट बराबर हो जाएगा 6 × 7.5, और ये 6 गुणते हो जाएगा 7 दूनी 14 1 15/2, 2 से काट देंगे कितना मिल जाएगा? 3, 15 × 45, 45 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, जो हमारा कोण हो जाएगा। खैर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और इसमें इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जो आपके उदाहरण दिए गए हैं 1-2, उसमें से देख करके थोड़ा सा छाप सकते हैं, चीज़ों को लिख सकते हैं। हालांकि 45 अंश के कोण को यहाँ पे रेडियन के रूप में दिया गया है, तो 45 में गुणा करते हैं π/180 से, तो 45 दूनी 90 होता है, 45 चौके 180 होता है, तो 4 पड़ जाएगा, तो π/4 रेडियन आ जाएगा उत्तर। तो ये हो गया इस कोण का मान। खैर, इसको छोड़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। सो अगला वाला क्वेश्चन देखो, पिछले वाला क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना भैया। मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट तरीके से बता दें, और 13 नंबर क्वेश्चन को भी मैं उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा, हल्के से निपट जाएगा, बहुत प्यार से निकल जाएगा। देखो, एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी मतलब समान रूप से बढ़ते हुए, मतलब पहले जितना कोण है उसमें कुछ जोड़ दिया गया तो अगला मिल गया, फिर कुछ जोड़ दिया गया वही सेम चीज़ तो अगला मिल गया। समांतर श्रेणी का मतलब यही होता है ना कि 2, 4, 6, 8 ये समांतर श्रेणी होता है। अब यहाँ पे समांतर श्रेणी में तीनों कोण हैं, तो यहाँ पे कहा गया है कि डिग्री में सबसे छोटा कोण एवं रेडियन में सबसे बड़े कोण का अनुपात 60/π है। मतलब मजाक तो हद कर दिया यहाँ पे, लेकिन चलो ठीक है, फिर भी कोई पूरी कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं हमारा जो कोण है, 3 ठो कोण है, x, y और z मान लेते हैं, तीनों कोण हो गए। तब हमको मालूम है कि x और z, समझे, ये सबसे बड़ा वाला, यह हम सबसे छोटा इसको मान रहे हैं, इनका अनुपात कितना है? 60/π है। तो त्रिभुज के कोणों को डिग्री और रेडियन में ज्ञात करना है, सभी कोणों को डिग्री और रेडियन में ज्ञात करना है। अब देखो यार, इसमें सवाल में कह रहा है कि इस कोण का मान अंश में होना चाहिए और इसका मान रेडियन में होना चाहिए, तब इनका अनुपात दिया गया है। तो क्यों ना अंश को हम रेडियन में बदल दें। हालांकि रेडियन को अंश में भी बदल करके कोण में काम किया जा सकता है, पर मुझे आसान लगता है अंश को रेडियन में बदलना। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि इस अंश को, x को अगर हम रेडियन में बदलना चाहें, z तो रेडियन में है ही, तो 60 जो ऊपर दिखाई दे रहा है इसी में गुणा करेंगे, किससे? π/180 से, और ये पाई नीचे रहेगा ही। अब दोनों रेडियन में बदल चुके हैं। अब यह क्या देखने को मिल रहा है कि
0 0 कट रहा है, 6×3 3 मिल रहा है, और ये पाई से पाई कट रहा है, और 1/3, 3 क्या है ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे ही आएगा, तो 1/3 हमको देखने को मिल जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि x अनुपात z बराबर कितना है, 1/3 है। और ऐसी स्थिति में पुनः एक चीज़ मानते हैं, पुनः माना कि x बराबर अपना a ले लेते हैं, 1a, और z बराबर ले लेते हैं 3a, ठीक। तब चूँकि कोण समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, इस वजह से, ठीक है, ये चूँकि मैंने सही नहीं बनाया क्या, चूँकि ऐसे बनता है, ठीक है, मुंह की तरह और उसका उल्टा, इसलिए जो अपना हो जाएगा y की वैल्यू क्या होगा, इन दोनों का समांतर माध्य होगा। क्या मतलब, इन दोनों के बीचों बीच पड़ेगा। अच्छा, एक रफ आइडिया मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे कि 2 4 6 8 ये सब समांतर श्रेणी हैं। अगर इस बीच वाले संख्या को निकालना है इन दोनों से, तो 6 और 2 जोड़ो 8 हो जाएगा, 8 का आधा 4 हो जाएगा। ऐसे ही 8 4 12 का आधा 6 हो जाएगा। समांतर श्रेणी में हमेशा ऐसे ही काम होता है। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, x + z/2 हो जाएगा। x है a, z है 3a/2 करेंगे तो हमको 4a/2 मिल जाएगा, काटने पर 2a मिल जाएगा। तो 2a क्या मिल गया, y की वैल्यू हो गई है। ऐसे में x, ठीक है, और x बराबर a मिल गया है, y बराबर 2a मिल गया है, और z बराबर 3a मिल गया है। लेकिन हमें इनका सभी का मान निकालना है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे a + 2a + 3a बराबर 180 अंश। 3 2 5 1 6, 6a बराबर 180 अंश, 6 2 12 6 3 18। तो a बराबर कितना मिल गया, 30 अंश हमको कोण देखने को मिल रहा है। अब बाकी सभी की बारी आ जाती है। x हमारा तो a ही रहा है, तो वो 30 अंश ही रहेगा। और अगर अंश को रेडियन में बदलेंगे तो 30 में हम गुणा करेंगे π/180 से, 0 0 कट जाएगा, 3 6 18, यानी π/6 रेडियन देखने को मिल जाएगा। और अगर y की बात कर लेते हैं, जो कि है b, जो कि है 2 × a यानी कि 30 अंश, जो कि हो जाएगा 60 अंश। और 60 अंश को अगर हम रेडियन में बदलेंगे तो π/180 से गुणा कर देंगे, 0 कट जाएगा, 6 3 18, यानी π/3 रेडियन देखने को मिल जाएगा। और z की बात कर लेते हैं तो वो है, सॉरी यहाँ पे b कहाँ से आ गया है, 2a लिखना था, और ये 3a है। तो 3 × 3, 3 3 का 9, यानी 90 अंश मिल जाता है। 90 को अगर हम रेडियन में बदलेंगे तो π/180 कर रहे हैं, 90 दुनिया 180 हो जाएगा। क्या मिल रहा है, π/2 रेडियन। तो यहाँ पे हमको सभी कोण मिल गए हैं। अगर अंश में देखा जाए तो हमें 30 अंश मिला है, 60 अंश मिला है, और 90 अंश मिला है। और अगर हम रेडियन में देखें तो π/6 मिला है रेडियन, π/3 मिला है रेडियन, और यहाँ पे π/2 भी मिला है, ये भी रेडियन में रहेगा। सभी को कोष्ठक में लगा देते हैं तो एक अच्छी प्रक्रिया के तहत ये दिखाई देंगे। और ये हो गया। और 14 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं एक वृत्त का है व्यास, वृत्त का व्यास दे रखा है जो कि है 50 सेंटीमीटर, और यहाँ पे एक जीवा दे रखी है जो कि है 25 सेंटीमीटर। और एक बात समझ लो कि भैया अगर व्यास दिया है तो हमको त्रिज्या क्या मिल जाएगी, त्रिज्या मिल जाएगी 50 का आधा 25 सेंटीमीटर। और अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें और 25 सेंटीमीटर की जीवा, त्रिज्या 25 25 के रखें, तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, एक समबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहा है। ये O हो गया, ये A हो गया, B हो गया, ठीक है। तो
हमारी जो जीवा है वो ए बी बराबर कितना दिखाई दे रही है, 25 दिखाई दे रही है। और जो त्रिज्या है वो क्या दिखाई दे रही है, ओ ए बराबर ओ बी बराबर 25 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है। अतः त्रिभुज ओ ए बी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब जब सभी भुजाएं बराबर हैं तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, जीवा के छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है और इस चाप की लंबाई के लिए हमें एक कोण पता होना चाहिए था जो कि 60 अंश हो गया है। तो तब कोण ए ओ बी बराबर 60 अंश होगा। समबाहु त्रिभुज का सभी कोण 60 अंश का होता ही है, तो 60 अंश हो गया। तो चाप की लंबाई अब निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लघु चाप की जो लंबाई है वो मिल जाएगी किससे, थीटा बटे 360 2 पाई आर से। सो थीटा की वैल्यू तो अपनी हो गई यहाँ पे 60 अंश और 360 यहाँ पे आ गया है और 2 हो गया है। पाई के मान ना रखा जाए, आर का मान अपना तो 25 है, तो 0 0 कट जाएगा, 6 36 हो जाएगा, 2 से कट रहा है 3 मिल जाएगा। तो हमको यह 25 पाई बाय 3 देखने को मिल जाता है, सेंटीमीटर में रहेगा। ठीक है, और क्या ही कर सकता है बेचारा। सो ये हो गया। अगला वाला जो क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी के पहिए का व्यास दिया गया है। तो भैया 15 नंबर क्वेश्चन है, पहिए का व्यास दे रखा है जो कि है 50 सेंटीमीटर। अब अगर व्यास दे दिया है तो त्रिज्या तो देने में क्या ही हर्ज है, तो ये 50 का आधा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये इतना समझ में आ गया। वह 6 परिक्रमा प्रति सेकंड करता है, रेलगाड़ी की चाल बतानी है। तो यहाँ पे जो इसके चक्करों की संख्या है, ठीक है, आरपीएम है या फिर चक्कर की जो दर है वो है 6 चक्कर प्रति सेकंड। ठीक है, सेकंड निकाल लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 चक्कर लगा रहे हैं ना, तो पहले एक चक्कर में चली गई दूरी निकालते हैं। 6 परिक्रमा प्रति सेकंड करती है, तो एक चक्कर में चली गई दूरी पहले ज्ञात करते हैं और हमें परिधि निकालनी है। परिधि ही होती है एक चक्कर में चली गई दूरी, यानी 2 पाई आर ही हमारा एक चक्कर में चली गई दूरी है। तो 2 रख दिया, पाई के मान अभी रखने का कोई मूड नहीं है, 25 रख दे, 25 दुनिया 50 पाई सेंटीमीटर क्या हो गया, एक चक्कर में चली गई दूरी। अतः एक पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, चक्कर में चली गई दूरी वो है 50 पाई सेंटीमीटर। और 6 तब 6 चक्कर में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी कितना, यही 50 पाई गुणते 6 सेंटीमीटर, 6 पंचे 30, 300 पाई सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे ये दूरी हो गया है और समय कितना है, 1 सेकेंड। तब यहाँ पे चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय, और ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में होना चाहिए था। सेंटीमीटर में कोई काम का नहीं रहेगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 से भाग कर लेते हैं, तो 300 पाई में अगर हम 100 से भाग करते हैं तो ये मीटर में बदल जाएगा, यानी कितना हो गया 3 पाई मीटर। तो यहाँ पे 3 पाई हो जाएगा बटे 1 सेकेंड, यानी 3 पाई मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। बाकी आंसर 300 पाई पर सेकंड दिया गया है, यानी यही 300 पाई अगर ठीक रख देते तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाता। पर कोई बात नहीं, मीटर पर सेकंड हमेशा ज्ञात करते रहते हैं, तो वही ज्ञात कर लिया, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो पाई का मान तब तक नहीं रखना है जब तक कोई घटती हुई गिनती ना दिखाई दे, उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं।
उम्मीद है सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखे जाएंगे।